हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर। ऑलरेडी हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल हमने कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड कोशिश तो देखो यही है कि आज की क्लास में हम ईथर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें एंड लेट्स सी कि क्या होता है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, या फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर रहने देंगे। अदरवाइज अगर एक ही लेक्चर में हो गया तो ठीक है, 40-50 मिनट में हो जाते हैं तो बढ़िया है। ओके चलो, तो ईथर के बारे में बात करते हैं हम। ईथर का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR से। कैसे करते हैं? ROR। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अगर IUPAC नेम के बारे में बात करें तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि एल्कोक्सी बड़े ग्रुप के लिए आएगा कि छोटे ग्रुप के लिए आएगा। देखो, अगर ये दोनों कार्बन सेम है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सिमेट्री ईथर में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल ईथर आ जाता है तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे एल्कोक्सी आएगा, कहाँ पे एल्केन आएगा? ठीक है, तो ऑक्सी जो है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप के लिए आता है। ठीक है, ये किसके लिए आता है? स्मॉल ग्रुप के लिए आता है। एंड एन जो है फॉर लार्ज ग्रुप के लिए आता है। ऑक्सी स्मॉल ग्रुप के लिए और एन किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? लार्ज ग्रुप के लिए। तो जरा एक बार नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं हम कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ वी हैव सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अगर जो हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर होगा तब हमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि CH3O CH3, ये सिमिलर है, दोनों साइड सेम R ग्रुप प्रेजेंट है। CH2 C2H5O C2H5, यहाँ पे भी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर ही ईथर ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किसी को भी ऑक्सी, किसी को भी एन बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा हमारा मिथॉक्सी मिथेन। क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन। इसको हम डाई मिथाइल ईथर भी कहेंगे क्योंकि दो बार यहाँ पे मिथाइल है, तो ये बन जाएगा हमारा डाई मिथाइल ईथर। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर है, तो इथॉक्सी इथेन हो जाएगा ये, इथॉक्सी इथेन। और इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। क्या बोल देंगे? डाई इथाइल ईथर। तो जब हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर प्रेजेंट है तब हमें दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर जो हमारे पास एसिमेट्रिकल ईथर और जिसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा आ जाता है तब क्या प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। सो अनसिमेट्रिकल के बारे में बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हो हमारे पास CH3O C2H5। ठीक है, CH3O C2H5, या फिर अगर हम यहां पे एक बेंजीन रिंग बना दे O एंड C2H5 लिख दे, कुछ इस तरीके का, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? तो याद क्या रखना है आपको? क्या याद रखना है? सबसे पहले हम छोटा ग्रुप लिखेंगे, फिर हम बड़ा ग्रुप लिखेंगे। छोटे ग्रुप को हम ऑक्सी के साथ लिखेंगे, बड़े ग्रुप को हम एन के साथ लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। एंड दूसरा, अब पता है क्या, एक तो हमने इसके अकॉर्डिंग IUPAC के अकॉर्डिंग मिथॉक्सी इथेन लिखा,
है ना, पहले छोटा ग्रुप लिखा फिर हमने बड़ा ग्रुप लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब हम कॉमन नेम की तरफ चलते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, बड़ा ग्रुप लिखते हैं, फिर हम छोटा ग्रुप लिखते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। ऐसे ही यहाँ पे पहले छोटा ग्रुप लिखेंगे, है ना, दिस इज द छोटा ग्रुप मिथॉक्सी, नहीं ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी थोड़ी हुआ, इथॉक्सी हो जाएगा, इथॉक्सी, एंड दिस इज बेंजीन। तो एक तो हमारा नाम ये बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, एंड दूसरा इसका कॉमन नेम क्या होता है, वैसे अगर यहाँ पे CH3 होता, है ना, अगर यहाँ पे CH3 होता तब मैं इसका कॉमन नेम क्या लिख देती, एनिसोल लिख देती। चलो कंफ्यूजन ना होना बाद में, इसलिए मैं इसको CH3 कर दूं और आप इसको मिथॉक्सी कर लो, ताकि आपको कॉमन नेम भी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम क्या हो जाता है, एनिसोल। क्या नॉमेनक्लेचर बस इतने तक ही है, यस क्या हमारा नॉमेनक्लेचर इतने तक ही है, नहीं, इसके बाद एक और आता है जिसको हम साइक्लिक ईथर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक ईथर, नेक्स्ट इज साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर क्या होता है, जहां पे साइक्लिक ग्रुप बने, जैसे कि CH2 CH2 और ये O के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, देख के बता दो, क्या यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यस मैम यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो बन गया है। तो ऐसे कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे हम, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इपॉक्सी। जहां पे ये O ग्रुप आके अटैच हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं इपॉक्सी। तो ये बन जाएगा हमारा इपॉक्सी। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो बन जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, इपॉक्सी इथेन। अब आप बोलोगे ये तो आसान था, अगर हमारे पास 3 कार्बन का चेन होता, 4 कार्बन का चेन होता, 5 कार्बन का चेन होता, तब हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। CH3 CH CH2 एंड O, मान लो ये है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये है। अब हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है ना, ये किस किस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के साथ अटैच है, तो क्या लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पे है इपॉक्सी प्रोपेन। देखो वहां पे 1 2 लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 ही कार्बन थे, यहाँ पे अगर 3 कार्बन होते, 4 कार्बन होते, 5 कार्बन होते, जिस भी कार्बन पे ये O ग्रुप ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के बैठा हुआ है, तो वहां पे हम इस चीज को नोटिस करते, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ईथर को हम किन किन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहला तरीका जो आता है डिहाइड्रेशन, ठीक है, सबसे पहला तरीका हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहां पे सबसे पहले 2 मोल एल्कोहल ले लो, ठीक है, क्या करेंगे हम CH3, एक कार्बन की भी चेन ले सकते हैं, 2 कार्बन की भी चेन ले सकते हैं, है ना, तो एक कार्बन वाला जो एल्कोहल होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, तो एक काम करते हैं 2 कार्बन वाला ले लेते हैं, OH CH3 CH2 OH। अब क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी के पास किसकी कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, है ना, बहुत प्यास लगी है किसी को, मतलब वो डिहाइड्रेट हो गया, ठीक है, तो इसको भी, इसके पास भी पानी की कमी कर दो, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी कर दो। तो पानी की कमी किसकी प्रेजेंस में होगी, एक हमारे पास अगर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रेजेंट होगा तो ऑफ कोर्स पानी की कमी हो जाएगी। सो concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 act as a dehydrating agent and यहाँ पे हम कितना टेम्परेचर ले रहे हैं, 413 टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, कितना टेम्परेचर ले रहे हैं, 413 टेम्परेचर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा,
ठीक है, वाटर बाहर आ गया, तो अब क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2CH3, क्या बन गया, ये तो हमारा ईथर बन गया, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, क्या बन गया ये, इथॉक्सी इथेन। अब देखो टेम्परेचर का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है, टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है। अभी जो हमने 413 केल्विन टेम्परेचर में रिएक्शन कराया, सो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे आसानी से ईथर मिल गया। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज कर दे, ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर दे, जैसे कि पहला ये हो गया हमारा, दूसरा CH2 CH2 OH एंड H, मान लो ये है, एक ही हमारे पास मोल यहाँ पे एल्कोहल प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या लिया है, 443 केल्विन। कितना टेम्परेचर ले लिया हमने यहाँ पे, 443 केल्विन। तो यहाँ पे भी वाटर रिमूव होगा, क्यों, क्योंकि हम तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है इथीन। ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा बन जाएगा इथीन। क्या ये चीज समझ में आ गई है, यस। अब जरा इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये हुआ कैसे, है ना, मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं अब हम। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो बिल्कुल SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, जस्ट लाइक SN1 मैकेनिज्म, जस्ट लाइक SN1 मैकेनिज्म। अब देख लो फटाफट से कि SN1 मैकेनिज्म में क्या क्या हमने स्टेप्स पढ़े थे, SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या क्या स्टेप पढ़े थे, किस तरीके से यहाँ पे ईथर का प्रिपरेशन हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अल्कोहल ले लो, है ना, CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ये जाएगा H2SO4 में, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा, बोलेगा ये तो गरीब है, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं, है ना, और वो अपना लोन पेयर उसको दे देता है, किसको, इसको। और ये जो गरीब होता है, ये अब उसी के साथ चिपक जाता है, जाके बोलता है कि इसने मेरी मदद की, मैं इसी के साथ रहूंगा, है ना, दिन भर इसी के साथ रहूंगा, और अब इसकी भी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि मुझे निकाल दे। तो ये कुछ इस तरीके से जाके इसके साथ चिपक जाता है, CH2OH। अब इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, पहले इसके पास 2 लोन पेयर थे, अब इसके पास एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिया है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। अब यहां पे हमने इतना प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना दिया है, क्या ये चीज समझ में आ गई। इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के साथ कौन वापस से रिएक्ट करेगा, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के साथ वापस से दूसरा वाला जो एल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2O, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इसके पास क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, ये हमारा RDS है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है, दूसरे वाले एल्कोहल के पास तो हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरे वाले एल्कोहल के पास तो हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है ना, है कि नहीं है। तो ये देखिएगा कि भाई मेरा जो पड़ोसी भाई है ना, मेरा जो पड़ोसी भाई है, ठीक है, कौन सा पड़ोसी भाई, ये वाला,
इनके पास पता ही क्या है, इनके पास कहीं ना कहीं मुझे कमी दिख रही है। एक तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कभी भी ऑक्सीजन इनसे बॉन्ड तोड़ के जा सकता है, राइट? कभी भी ऑक्सीजन जो है इनसे क्या कर सकता है, बॉन्ड तोड़ के जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मींस इट इज नॉट स्टेबल। तो ये रिएक्शन जो है वो फटाफट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? फटाफट से। और अब क्या बन जाएगा? CH3CH2 हमारा एज इट इज है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन रहेगा। अब इसके पास देखो एक हाइड्रोजन और पूरा का पूरा इधर वाला ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। मतलब यहां से क्या निकल चुका है, यहां से वाटर निकल चुका है। क्या निकल चुका है? यहां से वाटर निकल चुका है। अब अभी भी देखो ऑक्सीजन के पास 3 ही बॉन्ड बनाए हुए इसने, तो इसके पास कैसा चार्ज आएगा? अभी भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर क्या होगा? स्टार्टिंग में जो H पॉजिटिव दिया गया था, स्टार्टिंग में जो इसके पास H पॉजिटिव दिया गया था वो इसका थोड़ी था, वो इसका नहीं था। तो क्या हो जाएगा? ये वापस से उसको कर देगा, बोलेगा कि भाई अब मैंने तुम्हारे प्रोटॉन लिए थे पहले, अब वापस ले लो अपने प्रोटॉन। तो ये अपने प्रोटॉन वापस ले लेगा, ठीक है। कैसे ले लेगा? दे दो इसको अपना प्रोटॉन, यहां से H पॉजिटिव ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इसको देके और ये यहां से निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। क्लियर? तो ये था इसका मैकेनिज्म विच फॉलो SN1 मैकेनिज्म। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ और फिर दूसरे स्पीशीज ने आके इस पे अटैक किया। इसी को हम क्या बोलते हैं? SN1 मैकेनिज्म विच इज 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अभी तो किया हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो अभी हमने जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किया था वो किसकी हेल्प से किया था, किसकी प्रेजेंस में किया था? तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया था। बट अब जो हम रिएक्शन करेंगे वो करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि Al2O3 की प्रेजेंस में, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन of alcohol in presence of Al2O3, dehydration of alcohol in presence of Al2O3, ठीक है। Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। चलो एल्कोहल ले लो, CH3CH2OH, यहां पे भी 2 केस बनते हैं। कितने केस बनेंगे यहाँ पे? यहां पे भी हमें 2 केस बनते हुए दिखेंगे। Al2O3 के साथ ही रिएक्शन कराना है हमको, यहां पे भी हमको Al2O3 के साथ ही रिएक्शन कराना है, लेकिन टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम 250 डिग्री के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। किसके साथ कराएंगे? 250, और यहां पे हम करा देंगे 350 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिएक्शन। एक में 250 हो जाएगा, एक में हमारा हो जाएगा 350। जब हम 250 के साथ रिएक्शन कराएंगे देन हमें मिलेगा ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, और जब हम 350 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमें मिलेगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये था हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे। नाउ इसके बाद बेहद ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद पूरा रिएक्शन लिखेंगे। सो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एक टाइप का क्या है? नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये एक टाइप का नेम रिएक्शन है जहां पे RX रिएक्ट करता है RONA के साथ। RX इज एल्काइल हैलाइड, RONA इज सोडियम एल्कोक्साइड। ये है हमारा
alkyl halide and this is sodium एल्कोक्साइड। क्या है ये है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये जो रिएक्शन कराएंगे हम कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो हमें क्या मिलता हुआ नजर आएगा? देखो NaX तो यहां से बाहर हो जाएगा, एक मिनट, NaX तो देखो यहां से बाहर आ जाएगा, ये जो है ये यहां से बाहर आ जाएगा। बचा क्या? ROR। क्या बच जाएगा? ROR एंड दिस इज ईथर। यही है हमारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अब एक प्रॉपर रिएक्शन लिख ले। लेट्स सपोज वी हैव CH3I। हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है जिसका रिएक्शन हमने करा दिया C2H5ONa के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा? यहां से NaX यानी कि NaI जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, NaI यहां से बाहर आ जाएगा और अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3O C2H5 प्लस NaI। ठीक है, CH3O C2H5 NaI। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथॉक्सी इथेन। क्या बनेगा ये हमारा बन जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ये क्या बन गया? मिथॉक्सी इथेन। ऐसे ही हम जरूरी नहीं कि सिर्फ आयोडाइड के साथ ही रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन हम आयोडाइड के साथ ही करा सकते हैं, हम ब्रोमीन के साथ करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम ब्रोमीन के साथ ले लेते हैं। C2H5Br प्लस C2H5ONa in presence of dry ether। in presence of dry ether तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा NaBr and the product is C2H5O C2H5 प्लस NaBr। ठीक है, प्लस NaBr। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम इसको? इथऑक्सी इथेन। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा इथऑक्सी इथेन। सो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कुछ खास नहीं है बट फिर भी मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, चलो मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म सबसे पहले तो हमको क्या ले लेना है? एल्काइल आयोडाइड ले लो। ठीक है, इथॉक्सी ये सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ। CH3I प्लस C2H5ONa CH3I प्लस C2H5ONa इतना बन गया। हमें पता है कि भाई इससे हमारा प्रोडक्ट बन जाना है। अभी जो हमने देखा था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हम और हमारा बन जाएगा ये CH3O C2H5 प्लस NaI। यही था हमारा प्रोडक्ट। यस, यही था हमारा प्रोडक्ट। था कि नहीं था? अब ये बना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये सोडियम इथॉक्साइड जो ग्रुप है C2H5ONa, इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है ना? क्या होगा यहां से? सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ के चला जाएगा और साथ ही साथ अपने इलेक्ट्रॉन भी इसको देके चला जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5O, लोन पेयर तो इसके पास है ही और ये नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, प्लस ये बन गया हमारा Na पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है ये किस पे जाके अटैक करता है? इसको पता है कि यहाँ पे हमारे पास CH3 के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अटैच है। C2H5O नेगेटिव, इसके साथ CH3I। देखो आयोडीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर ना चाहते हुए भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियली चार्ज है ये। ठीक है,
तो जैसे ही इसको दिखेगा कि भाई इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, क्यों ना इसकी मदद की जाए, है ना, क्यों ना इसकी मदद की जाए, तो वो उसकी मदद करने के चक्कर में क्या करता है, उसके साथ अटैच हो जाएगा एंड ये बन जाएगा C2H5OCH3 और I जो है वो I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो एनवायरमेंट में हमारा Na पॉजिटिव भी है, एनवायरमेंट में हमारा I नेगेटिव भी है, आगे जाके वो NaI का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन फास्ट कब होती है, जब हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर 1 डिग्री एल्कोहल सॉरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारे पास प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन 1 डिग्री, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन 1 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो 1 डिग्री में कम होता है, क्लियर। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कहां पे कम होता है, वो 1 डिग्री में कम होता है, ओके। तो इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। अब हम जरा सा इसके थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले, ठीक है। इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम एल्कोहल, ईथर, इनके बारे में बात करें, इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, तो एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ईथर, क्योंकि एल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो ईथर के पास प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, वो ईथर के पास प्रेजेंट नहीं होता है। सो द लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देयर इज large difference between boiling point of alcohol and ether. There is large difference between boiling point of alcohol and ether. किसकी वजह से? is due to the presence of हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? इन एल्कोहल। इसी वजह से एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल के पास, ओके। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन पे, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन, जिस तरीके से हमने बॉन्ड का क्लीवेज देखा था फिनोल में, एल्कोहल में, है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे। अब देखो ROR है, तो RO यहां से भी बॉन्ड टूट सकता था, RO के बाद भी बॉन्ड टूट सकता था, तो CO बॉन्ड का क्लीवेज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, कि कहां से यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। सबसे पहला एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ROR प्रेजेंट है, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? HX के साथ करा दिया। अब अगर ये सिमेट्री है तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा बन जाएगा क्या बन जाएगा? RH प्लस ROH, यानी कि एक हमारा एल्केन बन जाएगा और एक हमारा क्या बन जाएगा? RH, कुछ तो एक H नहीं ना, RI है, ये RX है। एक हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, एक हमारा एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज कब पॉसिबल है? जब हमारे पास सिमेट्री हो, जैसे कि CH3O CH3, हमने इसका रिएक्शन HI के साथ करा दिया, तो ये बन जाएगा हमारा CH3I प्लस CH3OH। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट व्हेन वी हैव टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, अगर जो हमारे पास दो अलग एल्काइल ग्रुप हुए, अगर मान लो हमारे पास एक साइड CH3 है, एक साइड CH2 है
है ना, एक साइड हमारे पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक साइड हमारे पास CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब क्या करेंगे हम, तब कहां से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तब हमें कहां से दिमाग आएगा भाई कि यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहां से बॉन्ड को ब्रेक मत करो, तब क्या करेंगे। सो लिखो व्हेन टू डिफरेंट when two different alkyl group is present, जब यहां पे हमारे पास दो अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, देन हाउ वी कैन डिसाइड, है ना, देन हाउ वी कैन डिसाइड दी where H and where OH and where I is attached, है ना, how can we decide the where X and where H is attached, कहां पे X जाके अटैच होगा, कहां पे H जाके अटैच होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ केसेस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस नंबर 1, केस 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हमें एल्काइल ग्रुप दे रखा है, इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, अगर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप हमारे पास प्राइमरी है, ठीक है, तो हमें SN कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, SN2 मैकेनिज्म हमको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जिसके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, वहां से क्या हो जाएगा, वहां पे जाके जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, वहां पे जाके कौन अटैक कर देगा, अगर हमारे पास दोनों चीजें सेम होंगी तो जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां पे जाके I अटैक कर देगा, दूसरी साइड जाके OH अटैक कर देगा, ठीक है। व्हेन बोथ आर प्राइमरी, बोथ आर 1 डिग्री, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। अभी रिएक्शन लिख के देख लेंगे, डोंट वरी। इफ बोथ एल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री, देन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, तब यहां पे हमें SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि देखो CH3 CH2O CH2 CH3, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है ना। अब इसके साथ HI आके अटैक कर रहा है तो कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अभी तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर एक CH3 होता, एक C2H5 होता तो क्या होता, I will attach where less steric hindrance occur। अगर ये हो जाता CH3O C2H5 HI के साथ रिएक्शन करते तो I किसके पास जाता, CH3I प्लस C2H5OH, ठीक है। I will attach where less steric hindrance occur, I will attach there where less steric hindrance occur, जहां पे कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता। ये था हमारा केस 1। नाउ केस 2 क्या है, ठीक है। केस 2 क्या है कि अगर एक हमारे पास जो ग्रुप होगा वो 3 डिग्री होगा, देन यहां पे हम SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ एल्काइल ग्रुप is 3 degree, then follow SN1 mechanism, ठीक है। अगर यहां पे एक भी ग्रुप हमारा, एक भी एल्काइल ग्रुप हमारा 3 डिग्री होता, यहां पे एक भी एल्काइल ग्रुप हमारा 3 डिग्री होता तो हम क्या करते, तब हम यहां पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते, तब यहां पे हम SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते। कैसे, CH3C CH3
CH3O CH3 प्लस HI। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? यस, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? I किसके पास जाएगा? जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, है ना। I किसके पास जाएगा? जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा हमारा CH3 CH3I प्लस CH3OH, ये हमारा बन जाता, ठीक है। देन CH3OH, ये था हमारा ग्रुप, ये था हमारा केस 2। अब थर्ड केस क्या आता है? थर्ड केस क्या आता है कि अगर दोनों के दोनों ही, ठीक है, थर्ड केस में क्या है? अगर यहाँ पे दोनों के दोनों ही ग्रुप जो हैं वो सेकेंडरी हो गए, तब क्या करेंगे हम, है ना। इफ दोनों क्या, एक भी अगर हो जाएगा तो क्या केस रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। केस 3, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, इफ any of the alkyl group is 2 डिग्री, then तब हम रिएजेंट को फॉलो करेंगे कि किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देन चेक दी सॉल्वेंट, देन चेक दी सॉल्वेंट। उस केस में हम क्या चेक करेंगे? उस केस में हम सॉल्वेंट चेक करेंगे, ठीक है, कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। हेवी सॉल्वेंट होगा तो SN2 हो जाएगा, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट होगा तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है कि नहीं है? चलो, CH3CH CH3O CH3 प्लस HI। अब देख लो कि किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ना। देख लो कि किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, किसी की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 केस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पहला, अगर नॉर्मल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रहा है मतलब SN1 है। अगर हेवी सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन वगैरह की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो SN2 होगा। SN1 मतलब जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, SN2 मतलब जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यही केस बनता है। तो ये बन जाएगा CH3CH CH3 और यहां पे बनेगा ये I, है ना, इसके साथ I आके अटैच हो जाएगा प्लस CH3OH। पहले का तो केस ये बनेगा, दूसरे का केस क्या बन जाएगा? CH3I प्लस CH3CH CH3OH। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो सब में कॉमन है ना। हमने किसके लिए देखा? फिनॉल के लिए भी देखा, अब हम यहाँ पे ईथर के लिए भी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम काफी सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, है ना, बट सारे के सारे जो स्पीशीज है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को फॉलो नहीं करते। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं हेलोजीनेशन, हेलोजीनेशन, ठीक है, जहां पे हेलोजन के साथ रिएक्शन होगा, किसका? ईथर का। बेंजीन के साथ अगर OCH3 अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं इसको हम? एनीसोल। इसका रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, राइट। एक बार जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, और एक बार जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा प्रोडक्ट मिलता है? वो हमारा मिलता है पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार हमारा पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। क्या हो जाएगा ये? पैरा ब्रोमो एनीसोल, एंड ये हमारा बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल, ठीक है। पैरा ब्रोमो एनीसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल ये हमारा बनेगा,
ठीक है, पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड ऑर्थो वाला हमारा कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। क्लियर? तो ये था हमारा हेलोजिनेशन, ठीक है, ये था हमारा हेलोजिनेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेशन, इसी पेज पे कर लेते हैं। नाइट्रेशन, सेकेंड इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी सेम, सबसे पहले हम एनिसोल लेंगे, उसका रिएक्शन H2SO4 एंड HNO3 के साथ करा देंगे। OCH3, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एनिसोल लिया, इसका रिएक्शन हमने करा दिया HNO3 एंड H2SO4 के साथ। तो NO2 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे आके अटैच हो जाएगा, एक बार पैरा पे आके अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा OCH3, एक बार हमारा ये ऑर्थो पे आ गया, प्लस एक बार ये हमारा आ जाएगा पैरा पे, NO2 क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, है ना, या फिर हम इसको 2 नाइट्रो एनिसोल एंड 4 नाइट्रो एनिसोल भी लिख सकते हैं। हम ऑर्थो करके लिख लेते हैं, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। अब क्या बच गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारा बच गया है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम 2 रिएक्शन करते हैं, कौन कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सबसे पहले हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो OCH3 एनिसोल का रिएक्शन हमने करा दिया CH3Cl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AnCl3, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। एक प्रोडक्ट हमें ऑर्थो मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट हमको पैरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, OCH3, यहां पे CH3 आ जाएगा, प्लस देखो ये रिएक्शन सेम टू सेम हम काफी बार कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी आसानी से इतनी जल्दी जल्दी लिख दे रही हूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी बार इस चीज को समझ चुके हैं। ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो पे क्या ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट, ये मिथॉक्सी टोलुइन एंड ये बन जाएगा हमारा पैरामिथॉक्सी टोलुइन, ठीक है, ऑर्थोमिथॉक्सीटोलुइन एंड पैरामिथॉक्सीटोलुइन। ये था हमारा एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन के बारे में बात कर लो। नेक्स्ट आता है हमारा एसाइलेशन, OCH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 अगेन इन प्रेजेंस ऑफ CS2। सारी चीजें सेम ही रहेगी। क्या बन जाएगा यहां पे, OCH3 और ये बन जाएगा COCH3 ऑर्थो प्रोडक्ट। एक बार हमारा बन जाएगा OCH3COCH3, ये बन गया हमारा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 2-मिथॉक्सी, ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन। क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन and this is 4-methoxy acetophenone, 2-methoxy acetophenone and 4-methoxy acetophenone, ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, फटाफट से बता दो, क्या ये चीज क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये लेक्चर और ये चैप्टर
दोनों के दोनों खत्म होते तो ऑलमोस्ट ही 45 मिनट में हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है ना, एक ही लेक्चर में हमारा ईथर फिनिश हो गया। सो फाइनली हमने कितने, आई थिंक 7 लेक्चर में, है ना, 7 लेक्चर में हमने एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को कर लिया है कंप्लीट। अब चलेंगे हम अपने नए चैप्टर पे, कौन सा है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम उसको लाइव कर लें, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी का डिस्कशन होगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।